हेलो दोस्तों, विद्युत स्टडी चैनल से आप जुड़ चुके हैं और आज ये हमारा कैपेसिटर का दूसरा लेक्चर है। कैपेसिटर का पहला लेक्चर आपको मिल चुका है, जिसमें हमने आपको कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि कैपेसिटर किन चीज़ों का बना होता है, साथ ही साथ कैपेसिटर का यूज कहाँ होता है, कैपेसिटर काम कैसे करता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको डिटेल में लेक्चर 1 में बता चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है उसको हम डेराइव करेंगे। दोस्तों, हम डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन से बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर होता है। तो आपको डेरिवेशन, एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो उस डेरिवेशन से ही बनते हैं। तो डेरिवेशन जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि दो प्लेट हैं जो आपस में पैरेलल में रखी हुई हैं कैपेसिटर के, सॉरी, तो इसी को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को अगर हम किसी बैटरी से मान लीजिए जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने इस पे क्या किया, इस पे प्लस क्यू आवेश आ गया, तो दूसरे पे कितना आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी अगर कितनी है, हमारी डी है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, और इस पे V वोल्टेज हमने बैटरी का जो है उसको अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम देखिए कैपेसिटर और मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की चीजें, बहुत सारे फार्मूले इसमें साथ में लेंगे तो आपको, ताकि क्लियर हो चीजें, क्योंकि हो सकता है आपको ये फार्मूले नहीं पता हो लेकिन मैग्नेट के फार्मूले लोगों को याद रहते हैं, तो उससे हम इसको आपको कंपैरिजन कराते हुए ले चलेंगे। ठीक है, तो जैसे वहां पे आपने उसमें पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, V = φ/a होता है। तो यहाँ पर अगर इस प्लेटों के बीच में चूंकि आवेश है तो यहाँ पर एक विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स होगा तो विद्युत फ्लक्स के साथ साथ विद्युत फ्लक्स घनत्व भी कुछ होगा। और इस प्लेटों का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे वो क्या है दोस्तों, a है। ठीक है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, प्लेट कुछ इस टाइप का होगा, आपको सिर्फ इसके फ्रंट का दिखाया गया है, तो प्लेट कुछ ऐसा होगा मान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, इस प्लेट का और इस प्लेट का, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो a है। ठीक है, तो जो विद्युत फ्लक्स घनत्व होगा वो क्या होगा, D = होता है Q/A। जैसे हमने अभी बताया कि क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, V = φ/a। ऐसे ही विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, Q/a के बराबर होता है। अब यहीं से हम एक चीज और देखेंगे, जो B है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो क्या होता है, B = होता है μ0 μr और H, जहां की H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और B जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। तो इसी हिसाब से जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत फ्लक्स घनत्व है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो रिलेशन होता है, तो D = क्या होता है आपका, D = होता है ε0 और क्या E जहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता और ε जो है वो आपकी है आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो दोनों में अंतर है, एक होता है परमिबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता, दूसरा क्या है, परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता। ठीक है, तो D की जगह हम क्या रखेंगे, ε0 E = क्या हो जाएगा, Q/a। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = क्या होता है, V/d यानी कि इकाई दूरी पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को विभव प्रवणता भी बोलते हैं। तो E = V/d के बराबर होता है। ये सारे फार्मूले आप याद रखो। ठीक है, ये सारे फार्मूले भी साइड में जो आ रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान लो, इन सब का भी यूज होता रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब E की जगह हम क्या रखेंगे, ε0 और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि क्या है, V/d के बराबर है। यानी कि जो इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल है V, और इसके बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी D, इनको डिवाइड करके आपका E मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E = Q/a।
अब हम क्या करेंगे कि V को यहाँ ले आएंगे और A को यहाँ ले जाएंगे। तो V को हम इधर ले आए तो क्या हो गया, Q बाई V, इधर आएगा ये V तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और A इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q बाई V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। ठीक, और हमने बताया था पिछले लेक्चर में आपको Q बाई V क्या होता है, Q बाई V जो होता है आपका C इक्वल टू Q बाई V होता है। Q बाई V जो होता है वो उसके कैपेसिटेंस के बराबर होता है, जिसको हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो Q बाई V को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। तो यहाँ से आपको मिल जाता है संधारित्र की पैरेलल प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितना होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। ठीक, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। और एप्सिलॉन r जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो है निर्भर करता है कि आपका माध्यम कौन सा है। इंसुलेटिंग मीडियम जो बीच में आप लगाते हो, इस मान लीजिए जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो इसके बीच में हम जो भी इंसुलेटिंग मीडियम डालते हैं तो इस पर डिपेंड करेगा आपने एयर लगाया है, माइका लगाया है, या फिर जो भी आपने इंसुलेटिंग मीडियम लगाया है। तो कुछ इंसुलेटिंग मीडियम के लिए हम बता दे रहे हैं। तो जैसे आपका निर्वात के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, निर्वात के लिए 1 होगी। लेकिन अगर एयर यानी कि वायु के लिए आपको कितनी होगी, क्योंकि वायु में कुछ क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, तो उसका जो वैद्युतशीलता होगी वो कितना होगी, 1 आपका 0006। ठीक है, इतना होती है वायु की। आप ये ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको बता दें अगर पानी यानी कि वाटर की कितनी होती है, तो पानी की लगभग आती है आपकी 80। इसका कोई मात्रक नहीं होता, एक चीज ये ध्यान रखना, निर्वात की विद्युतशीलता जो है वो एक अनुपात है किसका किसका, यानी कि EM अपान E0। ठीक है, E0 यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन r यानी कि क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, परमिटिविटी होती है। ठीक है, और जो चुंबक में होता है वो क्या होता है आपका, परमिबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना डिफरेंस क्या होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये नियत है। ठीक है, किसी दिए गए पदार्थ के लिए इसका मान नियत है। हमने बता दिया ना कि निर्वात के लिए 1 है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। वायु के लिए 1.006 होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी को भी हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, प्रवैद्युतांक या प्रवैद्युत नियतांक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवैद्युतांक। ठीक है, तो इतना हो गया, आपको पानी के लिए भी बता दिया। इसके अलावा अगर आप हम बताएं कि माइका भी एक अच्छा इंसुलेटर है, तो उसके लिए कितना होगा, 3 से 6 के बीच में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या परमिटिविटी होती है। अब यहां से हमें मिल गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D। तो यहां से हम देखेंगे आपका कि ये अब किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका जो कैपेसिटेंस हुआ वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ये आपका फैरड में आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D फैरड। तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा, एक तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, आपके कैपेसिटर का ये प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका जो है धारिता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा क्या होगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि 1/D, यानी कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता कम होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे तो क्या होगी, धारिता
ज्यादा होगी, जितना हम पास में रखेंगे उतना ही क्या होगा, उसका धारिता या कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तीसरी चीज क्या है, अब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, वो विभिन्न विभिन्न माध्यमों पर निर्भर करेगी। यानी कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, माध्यम पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, माध्यम कौन सा होता है, जैसे कि हमारा जो भी प्रावैद्युत पदार्थ हमने यूज किया है प्लेटों के बीच में, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। इसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितना कम होगी उतना ही क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। जैसे अभी हमने बताया कि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर A मोटाई का हम चालक पदार्थ ले आएंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D है, और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ठीक, इस पर आवेश आपका प्लस Q है और दूसरे पर कितना होगा, माइनस Q होगा। अब इसके बीच हम मान लेते हैं कि A मोटाई का चालक पदार्थ ले आते हैं। ठीक है, A मोटाई का आपका चालक पदार्थ हमने इसके बीच डाल दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, D माइनस A अपॉन 2, ये वाली दूरी। ठीक, और ये वाली दूरी भी कितना हो जाएगी, D माइनस A अपॉन 2। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, D माइनस A अपॉन 2 इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस D माइनस A होगी, और ये आधा ये है आधा ये है, तो D माइनस A बाई 2 इतना और D माइनस A बाई 2 इतना। ठीक है, अब ये चीज जब हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो होंगे इधर क्या होंगे, आपके प्लस से माइनस वाले चार्ज क्या होंगे, इधर ध्रुवित हो जाएंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और प्लस वाले चार्ज जो है इस माइनस की वजह से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो आप ये देख रहे हो कि कुछ इस टाइप का अब यहां बन रहा है, एक प्लेट हो गई आपकी प्लस, दूसरा ये प्लेट हो गई, अगर इसको हम एक प्लेट मान लेते क्या हर रही है, ये माइनस है। ठीक, फिर ये दूसरी प्लेट है जो कि आपस में जुड़ी हुई है, कंडक्टर है, तो आपस में इसको हम जुड़ा मान लेते हैं। ठीक, ये मिट गया, इसको फिर से हम बना लेते हैं। तो क्या होगी आपकी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये क्या है, ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिव है, कंडक्टर है, तो ये हम मान सकते हैं कि आपस में जुड़ा हुआ है। फिर इसके बीच इंसुलेशन है आपका, उसके बाद कौन सा है, ये माइनस है। तो आप ये देख रहे हो कि दो कैपेसिटर बन गए ये, और दोनों कैपेसिटर क्या हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीरीज में ऐसे ही जुड़ता है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस जोड़ते चले जाएंगे तो वो सीरीज हो गया। तो इसका अगर कैपेसिटेंस C1 है, इसका हो गया C2, तो सीरीज में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अच्छा, इन संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, D माइनस A अपॉन 2, D माइनस A अपॉन 2, क्षेत्रफल इनका प्लेटों का A ही है। तो अगर हम C1 की वैल्यू निकालें आपसे 1 अपॉन C इक्वल टू, ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसको सही कर लो, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक, तो अब हम C1 की वैल्यू निकालेंगे, तो C1 की वैल्यू जो आपकी आएगी, C1 इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू क्या है, D माइनस A अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस A। C2 की वैल्यू भी इसी तरीके से हम निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक, यानी कि हम 1 अपॉन C1, तो C1 इक्वल टू C2 अगर है, C1 इक्वल टू C2 अगर है, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1, और C2 की वैल्यू भी C1 के बराबर है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन C1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन C1 इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि 1 अपॉन C इक्वल टू
2/C1 की वैल्यू हमने अभी ये निकाला है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए। तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये 1/C है, तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, या फिर चलो इसको इतना और लिख लो, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब जब हम इसको पलटेंगे तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए। जबकि इनिशियल में जब कैपेसिटर मान लीजिए जब इसके बीच में हम कुछ नहीं लेकर आए थे तब इसका कैपेसिटेंस कितना रहा होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, और इसको लिख देते हैं सी डैश। ठीक है, जब हम इसके बीच में ए मोटाई का क्या कर रहे हैं, चालक पदार्थ डाल रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस ए। यानी कि अब आप क्या देख रहे होगे कि इसकी जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू है पहले की अपेक्षा कम हो गई, जितना मोटाई का आप डालोगे उतना ही क्या होगा, इसमें से माइनस होगा। तो डी की वैल्यू अगर कम होगी तो हमने क्या बताया था, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि किसी भी चालक पदार्थ के बीच क्या होगा, किसी भी संधारित्र के बीच अगर चालक पदार्थ ले आओगे प्लेटों के बीच में, तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी। आपको इतना याद रखना है, अगर किसी भी संधारित्र के बीच क्या करेंगे, ए मोटाई का चालक पदार्थ डालेंगे तो उसकी धारिता जो होगी बढ़ जाएगी। और अगर आपको याद रखना है, अगर आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल पूछ लिया तो फिर आपको ये फार्मूला याद होना जरूरी है। तो कितना बढ़ेगी, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस ए, इतना आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं। अभी हमारा ये जो कैपेसिटर है, चलो हम इसको थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं कि कैसे आ रहा है। ये पॉजिटिव वाली प्लेट थी, ये निगेटिव वाली प्लेट है। अब इधर ए मोटाई का आपने चालक पदार्थ डाला था, हमने यहाँ बीच में डाल के मान लीजिए यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, ए मोटाई का चालक पदार्थ डाल रहे हैं। ठीक है, मान लो यहाँ हमने कोने पर डाल दिया। ठीक, तो पहले दूरी थी डी, यहाँ से यहाँ तक थी डी, ये दूरी थी ए। अब ये कितना बचा, डी माइनस ए बचा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब चूंकि ये देख रहे हो ये पूरा एक प्लेट बन गया है, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर को कंडक्टर से टच कराओगे तो पूरा क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा, यानी कि वो एक प्लेट बन गई। अब ये एक ही प्लेट रह गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी सिर्फ इतनी तो बची है, पहले से दूसरे प्लेट के बीच की दूरी इतनी बची है, क्योंकि ये वाला प्लेट तो आपका कंडक्टर मटेरियल और टच हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस ए, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं कि अगर उसके बीच हम क्या करते हैं, टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ ले आ रहे हैं, तो फिर धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रावैद्युत पदार्थ मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। तो अब इसका हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं आपको, बस हम इसको समझा दे रहे हैं कि ये वाला कैसे होगा। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है, ये मान लीजिए आपका टी मोटाई का कोई प्रावैद्युत पदार्थ था। तो पहले जब हम इसको इसके बीच में बाहर ही रखे हैं तो क्या होंगे, इस पे प्लस और आवेश चार्ज अनियमित रूप से इधर उधर वितरित रहेंगे। ठीक है, जब हम इसके बीच लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये वाली आपकी प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट क्या है, निगेटिव है। तो क्या होगा, पॉजिटिव वाली प्लेट के साइड में क्या होगी, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, और निगेटिव वाली के साइड में क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले जो कैपेसिटर था उसके कारण क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होती है, इसकी दिशा जो होती है, ये ध्यान रखना। जैसे चुंबक में एन से एस की तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। तो इस वाले में प्लस से माइनस कौन सा है, ये है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो होगी दिशा इधर होगी। अब दोनों क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आपस में विपरीत दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फाइनली क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमने बताया था C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, और V इक्वल टू ED होता है। हमने बताया था ना E इक्वल टू V बाई D, जब हम फार्मूला का डेराइव करा रहे थे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, E इंटू D। तो यहाँ से आप देखोगे E की वैल्यू क्या होगी, जब टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, E की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
तो जब भी आप किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में टी मोटाई का प्रावैद्युत पदार्थ भी डालेंगे, तब भी क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। और इसका जो फार्मूला होता है, हमने डेरिवेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत लेंथी हो जा रहा है, ये आपका वीडियो भी लंबा हो जा रहा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, मान लीजिए अगर टी मोटाई का डाला है तो D माइनस टी और प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। ये इस एप्सिलॉन R जो है इस प्लेट का जितना भी एप्सिलॉन R यानी कि अपेक्षित विद्युत क्षेत्रता होगी इस प्लेट का, वो चीज है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी और प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। ये होता फार्मूला एक्चुअल में। तो इस हिसाब से भी क्या होता है, आपका संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाती है। चाहे हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में चाहे चालक पदार्थ ले आए या कुचालक पदार्थ ले आए, दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि धारिता बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। आप तब तक आप हमारा वीडियो विद्युत स्टडी चैनल देखते रहिए